MKR पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में करेंगे कक्षा 9वीं का विषय विज्ञान से पाठ 7 नए सिलेबस और नए पैटर्न के अकॉर्डिंग। पाठ 7 का नाम है गति। जो भी हमारा ये पाठ है इसको डिटेल में समझ लेंगे। इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं और न्यूमेरिकल्स जो हैं उनकी अलग से वीडियो बना देंगे। सभी वीडियोज इस पाठ की जो भी बनेंगी उन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। सभी को देख लेना और पाठ के जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको भी कंप्लीट कर लेना है। सो जो भी हमारा ये पाठ है गति, इसको शुरू कर लेते हैं अगले पेज से। पाठ का नाम है गति। गति होती क्या है इस चीज को समझने के लिए हमें दो बिंदु क्लियर करने पड़ेंगे। पहला बिंदु होगा विराम अवस्था, दूसरा होगा गतिज अवस्था। इस संसार में जो भी हमारी वस्तुएं हैं, कोई भी वस्तु है या तो वो विराम अवस्था में होती है या फिर वो गतिज अवस्था में होती है। अब विराम अवस्था क्या होती है और गतिज अवस्था क्या होती है, दोनों को एक एक करके समझते हैं। पहले विराम अवस्था के बारे में बात कर लेते हैं। विराम अवस्था में हमें दिया है किसी वस्तु की स्थिति एक बिंदु के सापेक्ष में कोई बदलाव न हो तो उसे विराम अवस्था कहा जाता है। भाई जैसे ये पेन है, ये पेन कई देर तक यहीं पर रहता है, अपनी जगह में कोई भी परिवर्तन नहीं करता है, तो हम कहेंगे कि ये पेन कैसे है भाई, विराम अवस्था में है। ठीक है, अगर कोई वस्तु अपनी स्थिति में कोई भी बदलाव नहीं करती है तो उसे विराम अवस्था कहा जाता है। बहुत आसानी से इसकी परिभाषा मैंने दे दी है। उदाहरण अब दे देता हूं। जैसे मान लो यहां पर हमारे पास एक दुकान है, इस दुकान के पास में ये एक बच्चा है। दुकान से ये कितनी दूरी पर है भाई, दुकान से ये कुल 50 मीटर की दूरी पर है। 1 घंटा हो जाता है। ठीक है, हम देखते हैं कि ये बच्चा अभी भी यहीं पर है, अभी भी इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, अभी भी ये बच्चा यहीं पर है। तो ये किस तरह की अवस्था में होगा, विराम अवस्था में, क्योंकि दुकान से दूरी इसकी अभी भी 50 थी, पहले भी 50 थी, तो विराम अवस्था में ये बच्चा कहा जाएगा। इसके बाद गतिज अवस्था को समझने के लिए हमारे पास दिया गया है किसी वस्तु की स्थिति एक बिंदु के सापेक्ष में लगातार बदलाव हो तो उसे गतिज अवस्था कहा जाता है। अब ये पेन दोबारा से आ गया है। ये पेन एक जगह से दूसरी जगह पर क्या कर रहा है, अपनी यात्रा कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पर ये मूव कर रहा है। तो इस तरह की जो अवस्था होती है उसे गतिज अवस्था कहा जाता है। ठीक है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक कोई भी वस्तु अगर चलकर जाती है, मूव करती है, तो उसे कहा जाता है गतिज अवस्था। फिर से उदाहरण दे देता हूं। हमारे पास फिर से ये दुकान है, अभी बच्चा जो है वो 50 मीटर की दूरी पर है। 1 घंटे बाद या फिर आधे घंटे बाद हम देखते हैं तो बच्चा जो है और आगे 50 मीटर की दूरी तय कर लेता है। ठीक है, यहां पर ये बच्चा आ जाता है। तो दुकान से पहले ये 50 मीटर की दूरी पर था, अब ये 100 मीटर की दूरी पर आ गया है 1 घंटे या फिर आधे घंटे के बाद। तो हम क्या कहेंगे, इस वाली स्थिति में जो भी ये बच्चा है अब ये गतिज अवस्था में है। ठीक है, साइकिल चलाई इसने, पहले 50 मीटर की दूरी पर था, 50 मीटर और आगे आ गया, तो अब ये कुल 100 मीटर की दूरी पर आ जाता है। तो ये बच्चा हो जाता है अब गतिज अवस्था में। जो भी हमारी गति होती है, ठीक है, ये कैसे यहां पर पहुंचा है, गति करके, यानी कि साइकिल को इसने चलाया है और ये 50 मीटर आगे आ गया है। ठीक है, अब जो भी हमारी गति होती है उसके कुल 3 प्रकार समझने हैं हमें। पहला होता है वृत्तीय गति। कैसी गति होती है ये वृत्तीय, ये गोलाकार होती है। जैसे घड़ी की सुइयां घूमती हैं, इसी तरह से घड़ी की सुइयां कैसे घूमती हैं, गोल गोल आकार में घूमती हैं। तो जो घड़ी की सुइयां हैं, ठीक है, ऐसे घूमती है ना, वो सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे घूमती हैं, ऐसे घूमती है ना घड़ी की सुइयां, इस तरह से। तो कोई भी गोलाकार गति जब होती है तो उसे वृत्तीय गति कहा जाता है। हम किसी धागे से पत्थर को बांध के ऐसे ऐसे घुमाते हैं, वो भी वृत्तीय गति होती है। हम लट्टू चलाते हैं, वो बेब्लेड चलाते हैं, वो भी वृत्तीय गति ही करते हैं। इसके बाद दूसरा आता है इसमें रेखीय गति। रेखीय गति क्या होती है, जब कोई भी वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है। ठीक है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर एक सीधी रेखा में गति करती है तो उसे रेखीय गति कहा जाता है। जैसे हम गाड़ी से एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, साइकिल से जाते हैं, मोटरसाइकिल से जाते हैं, तो उस तरह की गति को रेखीय गति कहा जाता है। जैसी गति इस बच्चे ने यहां से यहां तक की है, यह भी एक रेखीय गति है। इसके बाद तीसरा हमारे पास है कंपन गति। कंपन गति क्या होती है, आपने देखा होगा कई सारी ऐसी घड़ियां होती हैं जिसमें इस तरह से पेंडुलम लगा होता है। ठीक है, इस तरह से एक पेंडुलम लगा होता है। ये पेंडुलम कभी इस तरफ जाता है, कभी इस तरफ जाता है। ठीक है, एक बार इस तरफ जाएगा, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ, यानी कि इस तरह से वो
मूव करता रहता है, ठीक है। इस तरह से जो गति होती है कंपन गति उसको कहा जाता है। तो हमने यहां पर कुल 3 गतियों के बारे में समझा। 3 गति कौन कौन सी हैं? वृत्तीय गति, रेखीय गति और कंपन गति। हमें यहां पर कक्षा 9वीं में मेनली रेखीय गति को समझना है और छोटा सा पार्ट हमें वृत्तीय गति को भी समझना है। तो जो भी हमारी रेखीय गति से संबंधित बिंदु है उनकी शुरुआत करते हैं अगले पेज से। पाठ में हमें सबसे पहले समझना है भौतिक राशियों को। भौतिक राशियां क्या होती हैं? कोई भी ऐसी चीज जिसको हम माप सकते हैं, भौतिक राशियां वो कहलाती हैं। जैसे यहां पर हमें दिया है जिनको मापा जा सके, भौतिक राशियां कहलाती हैं। आपका वजन है, मापा जा सकता है। आपकी हाइट है, मापी जा सकती है। जो भी हम कोई दूरी है, एक जगह से दूसरी जगह की दूरी है, आपके जो पेन है उसकी लंबाई मापी जा सकती है, उसकी मोटाई मापी जा सकती है। ये सभी क्या होंगी? भौतिक राशियां होती हैं। और भौतिक राशियों के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है एदिश राशि और दूसरा होता है सैदिश राशि। अब दोनों क्या क्या है डिटेल में समझ लेते हैं, इनके बीच का अंतर भी आपको समझ में आ जाएगा। जो भी हमारी एदिश राशि है इसके अंदर दिया है यदि किसी राशि में केवल परिणाम हो, दिशा न हो, तो उसे एदिश राशि कहा जाता है। हमें यहां पर सिर्फ परिणाम दिया गया है और दिशा जो है वो नहीं दी गई है, तो हम कहेंगे उस राशि को एदिश राशि। अब आप कहोगे परिणाम क्या होता है? परिणाम बता देता हूं। जैसे आपको कहीं पर दिखता है, आप कहीं पर जाते हो तो आपको दिखता है कि किसी जगह की दूरी जो है वो 100 मीटर है या फिर 100 किलोमीटर लिख देता हूं मैं, ठीक है। यहां पर किसी जगह की दूरी कितना है भाई? 100 किलोमीटर है। तो आप कहेंगे जो भी यहां पर हमारी दूरी है ना वो क्या हो जाएगी? हमारी यहां पर ये परिणाम हो जाएगी। दिशा क्या होती है? उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, ये सभी हमारी दिशाएं होती हैं। तो यहां पर हमें सिर्फ परिणाम दिया गया है, दिशा नहीं दी गई है, तो ये क्या हो जाएगी? हमारी एदिश राशि। जिसमें दिशा ना दी गई हो, सिर्फ हमारे पास परिणाम हो, उसको एदिश राशि कहा जाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूं, यहां पर जो हमारी संख्या है, ठीक है, ये होता है परिणाम। और जो भी हमारा यहां पर किलोमीटर में मापा जा रहा है, इसे किलोमीटर में मापने को हम कहते हैं इकाई। तो इसका मतलब ये है कि परिणाम में 2 चीजें शामिल होती हैं। एक तो हमारा यहां पर संख्या होती है, दूसरी इकाई होती है। जब हमारा यहां पर परिणाम बनता है, परिमाण बनता है, ठीक है। दिशा इसमें नहीं होती है, उसको हम एदिश राशि कहते हैं। अब इसके कुछ उदाहरण भी देने होंगे। एदिश राशि के उदाहरण में हमारे पास जो चाल है वो भी हमारी एक एदिश राशि होती है, दूरी है वो भी एक एदिश राशि होती है। यानी कि चाल और दूरी में हमें दिशा नहीं दी होती है। इसके बाद बात करेंगे सैदिश राशि की। तो इसमें दिया है यदि किसी राशि में परिमाण हो और दिशा हो तो उसे सैदिश राशि कहा जाता है। हमारे पास अब की बार दोनों चीजें हैं, हमारे पास परिणाम भी है और दिशा भी है, तो इसको कहा जाएगा सैदिश राशि। जैसे उदाहरण के तौर पर हमारे पास फिर से हमें क्या दिया गया है? 100 किलोमीटर दिया गया है और हमें दिशा भी दे दी जाती है कि भाई 100 किलोमीटर पूर्व दिशा, ठीक है। हमें यहां पर जो यहां पर परिमाण है वो भी दिया गया है और दिशा जो है वो भी दी गई है, तो इसको कहा जाएगा हमें सैदिश राशि। दिशा के साथ जो दी होती है उसको सैदिश राशि कहेंगे। इसके उदाहरण की बात करें तो जो वेग है ये सैदिश राशि होता है, विस्थापन भी सैदिश राशि होता है, त्वरण जो होता है वो भी सैदिश राशि होता है। अब आप कहोगे कि भैया ये चाल क्या है, दूरी क्या है, वेग, विस्थापन, त्वरण क्या है, ये तो बता दो। ये हम पाठ में आगे पढ़ने वाले हैं। अभी आप सिर्फ इस चीज को समझो कि एदिश राशि क्या है और सैदिश राशि क्या होती हैं। जो भी भौतिक राशियां और उसके दोनों प्रकार थे हमने अच्छी तरह से समझ लिए हैं। अब पाठ में अगले पेज पर हम क्या समझेंगे कि भाई दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है। इनको समझने के लिए हमें चलना होगा अगले पेज पर। पाठ में हमारा विषय आ जाता है दूरी और विस्थापन, दोनों चीजें क्या हैं, इनके बीच में अंतर क्या है, इसी पेज पर आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले दूरी के बारे में समझ लेते हैं, उदाहरण भी मैं आपको इसका दे दूंगा। दूरी के बारे में दिया है किसी गतिमान वस्तु की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच का माप उसकी दूरी कहलाता है। जो भी गतिमान वस्तु हमारी होती है उसकी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच का जो माप होता है उसको दूरी कहा जाता है। उदाहरण के लिए यहां पर जैसे मैं बता देता हूं, दूरी हमारी क्या होती है, जैसे 100 किलोमीटर दूरी होती है हमारी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा दूरी हो जाती है। अब यहां पर इस दूरी के बारे में हमें कुछ बिंदु दिए गए हैं, उनके बारे में समझ लो। हमें यहां पर दिया है कि दूरी एक एदिश राशि है, यानी कि इसमें दिशा नहीं दी गई होती है। एदिश का
इसका मतलब है इसमें दिशा नहीं होती है। इसके बाद है दूरी कभी भी शून्य या घटा में नहीं होती है। दूरी जो है वो हमेशा जमा में होती है, प्लस में होती है। कभी भी दूरी घटा में या फिर शून्य नहीं हो सकती है किसी भी गतिमान वस्तु के लिए। इसके अलावा है इसका एसआई माप, जो दूरी है उसका एसआई माप होता है मीटर, ठीक है, उसको मीटर में मापा जाता है, जो जिसको हम स्मॉल छोटे एम से दर्शाते हैं, ठीक है, मीटर को हम छोटे एम से दर्शा सकते हैं। इसके अलावा जो भी हमारी दूरी होती है उस दूरी को किस तरह से, दूरी से संबंधित फॉर्मूले भी हमारे बनते हैं। तो दूरी जो है उसको हम दर्शाते हैं छोटे एस से। इस बात का आपने ध्यान रखना है, जो फॉर्मूले होंगे उसमें दूरी की जगह पर हम एस का इस्तेमाल करेंगे। अब एक उदाहरण दे देता हूं। जैसे आप सुबह सुबह उठे, नहा धोकर, मंडे का दिन है, आपने नहाया धोया, खाना पीना खाया, ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद आप स्कूल चले गए। आपने क्या किया, घर से स्कूल चले गए। तो घर और स्कूल के बीच का जो भी माप होगा उसी को हम दूरी कहेंगे। अब आप कमेंट करके मुझे यह बताओ कि आपके घर से आपके स्कूल की दूरी कितनी है, किलोमीटर में है, मीटर में है, दोनों चीजें आपने बता देनी है, ठीक है। तो दूरी का एक उदाहरण और ले लेते हैं। यहां पर हमारे पास एक स्केल है, यहां पर हमारा ए से बी बिंदु के बीच 100 मीटर की दूरी है, बी से सी के बीच भी 100 है, सी से डी के बीच भी यहां पर 100 मीटर की दूरी है। हर एक बिंदु 100 मीटर की दूरी पर है। अब मान लो कोई वस्तु हमारी ए बिंदु पर यहां पर है, ठीक है, ये हमारी वस्तु ए बिंदु पर है, ये ए बिंदु से चली जाती है सी बिंदु पर, ठीक है। वस्तु ने क्या किया भाई, ए से वो चली गई है सी बिंदु पर। ए से सी के बीच की दूरी कितनी है, आप यहां पर देखो 100 जमा में 100 यानी कि 200 है। ए से सी उसने दूरी तय कितनी कर ली, 200 मीटर उसने दूरी तय कर ली। इसके बाद वो वस्तु सी के बाद बी बिंदु पर आ जाती है। सी से बी तक वो कितना आई है, 100 मीटर, ठीक है। यहां पर लिख लेते हैं सी से बी वो आ जाती है 100 मीटर। तो उसने कुल कितनी दूरी तय की, ये कैसे पता लगाएंगे भाई, दोनों को हमें जोड़ना होगा। मैंने क्या बताया था, जो भी दूरी है वो हमेशा जमा में होती है। तो 200 और 100 ये हो जाएगा 300 मीटर, यानी कि दूरी कितनी निकल कर आ गई, 300 मीटर की दूरी तय करती है ये वाली वस्तु, जो ए से पहले सी पर जाती है फिर वापस से बी पर आ जाती है। जो भी दूरी होती है वो एक्चुअल में क्या होता है, असल में वो पथ होता है, उस पथ की दूरी होती है, उस पथ का माप होता है जिस पर चलकर आप जाते हैं, ठीक है। बहुत आसानी से परिभाषित मैंने कर दिया, उदाहरण भी मैंने कई सारे इसके दे दिए। अब विस्थापन की बात करते हैं। विस्थापन में दिया है किसी गतिमान वस्तु की प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच का न्यूनतम माप उसका विस्थापन कहलाता है। अगर किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति को देखें और अंतिम स्थिति को देखें, उसके बीच का जो छोटे से छोटा माप होता है, न्यूनतम जो माप होता है, उसी को विस्थापन कहा जाता है। उदाहरण दे देता हूं, अच्छी तरह से समझ पाओगे। जैसे हमारा उदाहरण के लिए ये वस्तु ए बिंदु पर है, ये ए से सी पर चली जाती है, ठीक है, ए से सी पर चली गई। ए से सी पर जाने पर इसने कितनी दूरी तय की, 200 मीटर दूरी तय की। अब ये ए से सी पर जाने के बाद बी पर आ जाती है, ठीक है, तो इसने वापस से कितनी दूरी तय की, सी से बी तक, सी से बी पर ये जाती है तो इसने 100 की दूरी तय की। तो अगर हम यहां पर दूरी का हिसाब किताब लगाएं तो हमारा 300 आएगा। लेकिन अगर हम विस्थापन का लगाएं, पहले जो वस्तु की स्थिति थी वो क्या थी, ए पर थी। अब वस्तु की स्थिति सी पर गया, फिर वो वापस बी पर आ गया, तो वस्तु की स्थिति अब कहां पर है, वस्तु यहां पर आ जाती है बी पर। तो हमें क्या देखना होगा, विस्थापन ज्ञात करते समय प्रारंभिक यहां पर स्थिति है ए पर और अंतिम स्थिति उसकी बी पर है, तो ए और बी के बीच का जो माप होगा उसको हम विस्थापन कहेंगे। कितना है भाई, ये 100 है, तो विस्थापन कितना किया इस वस्तु ने, 100 मीटर का किया। और दूरी की बात करें तो वो की इसने यहां पर 300, ठीक है। अंतर समझ में आया आपको। हमें यह नहीं देखना है विस्थापन के में कि भाई वो पहले सी पर गई फिर वो बी पर आई, 200 और 100 जोड़ेंगे, नहीं। हमें सिर्फ ये देखना है कि पहले उसकी स्थिति क्या थी, अब उसकी स्थिति क्या है, सिर्फ इसके बीच का माप हमें ले लेना है, वही हो जाएगा हमारा विस्थापन। उदाहरण भी मैंने आपको दे दिया। अब विस्थापन से संबंधित यहां पर हमें 3 बिंदु दिए गए हैं, इनको समझ लेते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि होती है, यानी कि इसमें दिशा दी होती है। इसके बाद यहां पर है विस्थापन शून्य और घटा में भी हो सकता है। जो विस्थापन है वो शून्य भी हो सकता है, वो 0 भी हो सकता है, ठीक है। यहां पर लिख देता हूं, विस्थापन हमारा शून्य भी हो सकता है, विस्थापन हमारा
हमारा घटा में भी हो सकता है, विस्थापन हमारा जमा में भी हो सकता है। तीनों स्थिति हो सकती है विस्थापन के लिए। और जो भी विस्थापन है इसके एसआई माप की बात कर लेते हैं। विस्थापन को भी यहां पर मीटर में ही मापा जाता है, ठीक है, जिसको हम स्मॉल एम छोटे एम से दर्शाते हैं। तो जो भी दूरी होती है और विस्थापन होता है, दोनों चीजें मैंने उदाहरण से आपको समझा दी। अब इसके बाद हमें चाल और वेग को समझना पड़ेगा। चाल और वेग को समझने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। पाठ में हमारा अगला विषय आता है चाल और वेग। ये दोनों क्या हैं, इनके बीच में अंतर क्या है, दोनों चीजें यहां पर समझ लेनी है। जो भी हमारी चाल होती है, इस चाल को हम दर्शाते हैं छोटे v से, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है, फॉर्मूले जब बनेंगे तो v जो चाल है, v चाल को दर्शाएगी, ठीक है। चाल क्या होती है, इसमें दिया है प्रति इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहा जाता है। एक इकाई समय में वस्तु कितनी दूरी तय करती है, इसको हम चाल कहते हैं। आसानी से मैंने परिभाषित कर दिया। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, चाल जो है उसको हम दर्शाते हैं किससे भाई, v से। और जो भी हमारी दूरी होती है, ठीक है, दूरी पीछे वाले पेज पर मैंने क्या बताया था, इसको s से दर्शाया जाता है। और जो हमारा समय होता है इसको हम t से दर्शाते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, जो भी हमारी यहां पर चाल होती है वो क्या होता है, तय की गई दूरी यानी कि s बटे में t, किसी एक इकाई समय में तय की गई दूरी को ही चाल कहा जाता है। तो इसका फॉर्मूला यहां पर हमने बना दिया है इस परिभाषा से। इसके बाद इसके 3 बिंदु दिए गए हैं। इसमें है चाल एक अदिश राशि है, यानी कि चाल में दिशा नहीं दी होती है। इसके अलावा हमें कहता है चाल हमेशा जमा में होती है। चाल हमेशा जमा में होगी, कभी भी घटा में या फिर शून्य ये नहीं होती है। इसके बाद है इसका एसआई माप। जो भी चाल होती है ना, इसका एसआई माप होता है मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, मीटर बटे में सेकंड, ठीक है। ऊपर हमारा मीटर है, नीचे हमारा समय यानी कि सेकंड है। समय की जो होती है हमारी एसआई माप, वो हमारा एस होता है, सेकंड में समय को मापा जाता है। तो जो भी हमारी चाल है उसको मीटर बटा सेकंड इसकी इकाई होती है, एसआई यूनिट होती है। इसके अलावा औसत चाल भी हमारा एक विषय आता है चाल में ही, इसको अगले पेज पर समझेंगे। अभी एक चाल से संबंधित हम उदाहरण ले लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कोई वस्तु है जो दूरी तय करती है, ठीक है। ये दूरी कितनी तय करती है, ये दूरी तय करती है भाई 100 मीटर। इसके बाद वो इस 100 मीटर की दूरी तय करने में एस जो है वो दूरी को दर्शाता है, ठीक है। तो दूरी तय करने में वो टाइम टी से टाइम जो है वो लेती है 5 सेकंड का। हमसे पूछा जाता है कि आप ये बताओ चाल क्या होगी। चाल ज्ञात करने के लिए हमें फॉर्मूला पता है, हमें क्या करना है, v बराबर में s बटा t कर देना है। s का मान 100 है, t का मान 5 है, तो हम क्या करेंगे यहां पर 100 बटे में 5 कर देंगे। 5 से 100 को हम काट देंगे। 5 से 100 को काटने पर कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, एक शून्य पीछे लगा देंगे। तो जो भी हमारा v का मान है वो आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। हमेशा जो लास्ट में इकाई है ये हमेशा लिखनी होती है, नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे। जो चाल है वो क्या होती है, परिभाषा बता दी, फॉर्मूला बता दिया, उदाहरण दे दिया। तो अब वेग पर आ जाते हैं। वेग के बारे में हमें दिया है प्रति इकाई समय में दी गई दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहा जाता है। देखो चाल और वेग में एक अंतर यही होता है, दोनों चीजें एक ही होती हैं, बस जो वेग है उसमें दिशा होती है, चाल में दिशा नहीं होती है। जो हमारा वेग है उसको भी हम v से ही दर्शाते हैं। वेग को हम छोटे वाले v से ही दर्शाते हैं। और इसका भी जो फॉर्मूला होता है v बराबर में, यहां पर जो फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूले में ऊपर विस्थापन आएगा और नीचे आ जाता है यहां पर t। जो हमारा चाल का फॉर्मूला होता है उसमें दूरी बटा समय होता है। जो हमारा वेग का फॉर्मूला होता है उसमें विस्थापन बटे में समय आता है। और ये विस्थापन क्यों आता है, क्योंकि इसमें दिशा की जानकारी दी होती है, इसीलिए विस्थापन इसमें लिखा जाता है, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया। अब इसमें वेग में हमें 3 बिंदु दिए गए हैं। वेग एक सदिश राशि है, यानी कि इसमें दिशा दी गई होती है। इसके बाद है वेग जमा, घटा और शून्य हो सकता है। जो हमारा वेग है वो जमा में भी हो सकता है, वो हमें घटा में भी मिल सकता है और वो शून्य भी
हो सकता है। इसके बाद इसका एसआई माप की बात की गई है, तो जैसे हमारे चाल का एसआई माप होता है वही माप हमारा वेग का होता है, मीटर बटे में सेकंड। इसके अलावा औसत वेग से संबंधित हमारा एक विषय आएगा, औसत चाल क्या होती है, औसत वेग क्या होती है, इनको हम अगले पेज पर समझ लेंगे। अभी बस आपको यह समझना है कि भाई चाल जो है वो क्या होती है, एस बटे में टी यानी कि दूरी बटे में समय, और वेग क्या होता है हमारा, विस्थापन बटे में समय। ये चीज अगर आपने समझ ली और इनका एसआई माप आपने समझ लिया तो चाल और वेग को आप सही तरह से समझ चुके हो। अब बारी आएगी भाई औसत चाल क्या होती है, उसके लिए अगले पेज पर चलेंगे, और औसत वेग क्या होता है उसके लिए भी अगले पेज पर हमें चलना होगा। औसत चाल और औसत वेग को समझने के लिए पीछे वाले पेज पर हमने क्या पढ़ा है भाई, चाल जो है वो होती है दूरी बटे में समय। इसका फॉर्मूला हमारा दूरी होता है एस, समय होता है हमारा टी, यानी कि फॉर्मूला बनेगा चाल का हमारा एस बटे में टी, और वेग होता है हमारा विस्थापन बटे में समय। ये फॉर्मूले मैंने पीछे वाले पेज पर आपको समझा दिए थे। अब बात करें अगर हम औसत चाल की, औसत चाल में क्या होता है, कुल दूरी जो होती है, ठीक है। औसत चाल का जो हमारा फॉर्मूला बनेगा उसमें लिखेंगे कुल दूरी बटे में आ जाएगा यहां पर कुल समय। औसत चाल का हमारा ये फॉर्मूला होता है कुल तय की गई दूरी ऊपर लिखना है और कुल लिया गया समय जो है वो नीचे लिखना है, तो औसत चाल हमें पता चल जाती है। ये हो जाएगा हमारा औसत चाल का फॉर्मूला। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। जो भी हमारे न्यूमेरिकल्स होंगे उनको हल करने के लिए इस फॉर्मूले की आवश्यकता हमें पड़ने वाली है। इसके बाद वेग का फॉर्मूला पीछे वाले पेज पर मैंने बताया था, विस्थापन बटे में समय होता है। अगर हम औसत वेग के फॉर्मूले की बात करें तो लिखता हूं इसके सामने, प्रारंभिक वेग जमा में अंतिम वेग बटे में हो जाएगा कुल समय। जो भी हमारा औसत वेग का फॉर्मूला है इसको भी आपने ध्यान रखना है। एक चीज यहां पर मैं आपको बता देता हूं, जो भी हमारा प्रारंभिक वेग होता है ना, इसको हम दर्शाते हैं यू से, ठीक है। प्रारंभिक वेग को हम u से दर्शाते हैं, और जो भी हमारा अंतिम वेग होता है उसको दर्शाया जाता है v से। ये बातें आपने ध्यान में रखनी है। यानी कि औसत वेग का हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, औसत वेग बराबर में हो जाएगा हमारा यहां पर u जमा में v बटे में कुल समय, यानी कि टी हमारा आ जाएगा। इस तरह से हमारा ये फॉर्मूला बनेगा। ये फॉर्मूला भी हमारा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। न्यूमेरिकल्स हल करते वक्त इनका इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा। प्रारंभिक वेग u होता है, अंतिम वेग v होता है, तो औसत वेग हो जाएगा u जमा में v बटे में t। जो भी हमारी चाल होती है, वेग होता है, ये सारी चीजें हमने समझी। औसत चाल क्या होता है, औसत वेग क्या होता है, इनके फॉर्मूले क्या होते हैं, सारी चीजें हमने समझ ली हैं। तो चाल और वेग से संबंधित हमारे विषय हो जाते हैं कंप्लीट। अब जो हमारे पाठ का नाम है गति, गति के कितने प्रकार होते हैं ये हमें समझना होगा। उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। चाल और दूरी को समझने के बाद बारी आ जाती है गति के प्रकार समझने की। कुल दो प्रकार होते हैं गति के। पहला होता है एक समान गति, दूसरा होता है असमान गति। पहले प्रकार को देखते हैं। इसमें है यदि कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तो उसे समान गति कहा जाता है, एक समान गति कहा जाता है। देखो यहां पर जो समय है ना वो भी समान होना चाहिए और दूरी भी समान होनी चाहिए, तो उसको एक समान गति कहा जाता है। उदाहरण भी दूंगा, अच्छी तरह से समझाऊंगा, दोनों को ध्यान से समझना है हमें। तो एक समान गति का उदाहरण ले लेते हैं। आप कुछ ऑर्डर कर देते हो ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट से, तो एक स्कूटर वाला डिलीवरी बॉय आपके लिए सामान लेकर निकलता है, ठीक है। मान लो शुरू के 1 घंटे में, ये शुरू का 1 घंटा है, उसमें ये 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उसके बाद जो अगला घंटा होता है, ठीक है, नेक्स्ट आवर जो होता है, उस 1 घंटे में ये दूरी तय करता है यहां पर फिर से 50। उसके बाद फिर 1 घंटे में, अगले वाले 1 घंटे में फिर से ये 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो ये इसकी जो गति है वो क्या हुई, एक समान गति हुई, क्योंकि पहले वाले घंटे में भी इसने 50 किलोमीटर दूरी तय की, दूसरे वाले घंटे में भी इसने 50 किलोमीटर दूरी तय की, और अगले वाले 1 घंटे में उसने 50 किलोमीटर दूरी तय की। हर 1 घंटे में वो समान दूरी तय कर रहा है। तो हम कहेंगे कि ये किस तरह की दूरी है, ये किस तरह की गति है, एक समान गति इसको कहा जाता है। बात करेंगे असमान गति की। इसमें है यदि कोई वस्तु असमान समय में असमान दूरी तय करती है तो उसको असमान गति
कहा जाता है। असमान गति किसको कहेंगे? मान लो फिर से आपने और कुछ ऑर्डर कर दिया, स्कूटर वाला निकलता है भाई सामान लेकर, पहले 1 घंटे में वो 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है, दूसरे वाला जो 1 घंटा होता है उसमें वो 50 की बजाय अब की बार वो 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उसके बाद रोड उसे खाली मिल जाता है, सड़क उसे खाली मिलती है, तो अगला वाला जो घंटा है, तीसरे वाला घंटा है, उसमें वो 80 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो देखो समय हमारा वही है, पहले 1 घंटे में 50 किलोमीटर, दूसरे 1 घंटे में 60 है, तीसरे 1 घंटे में वो 80 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। तो इस तरह की गति जो समय बराबर रहे लेकिन दूरी जो है हर एक समय अंतराल में वो अलग अलग हमें मिलती है, तो उसे असमान गति कहा जाता है। जो भी हमारी गति के दो प्रकार होते हैं, एक समान गति और असमान गति, दोनों के उदाहरण भी मैंने दे दिए, परिभाषा भी मैंने आपको दे दी, आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। गति के प्रकार समझने के बाद अब बारी आएगी त्वरण को समझने की। भाई त्वरण को अच्छी तरह से समझ लेना, क्योंकि एग्जाम में त्वरण से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। सो त्वरण को समझने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। बात कर लेते हैं त्वरण की। त्वरण में सबसे पहले आपको एक चीज बता देता हूं, त्वरण को जो है फॉर्मूले में किस तरह से दर्शाया जाता है, छोटे वाले ए से। इस बात का आपने ध्यान रखना है, फॉर्मूले में कहीं पर आपको ए दिखाई दे तो उसका मतलब समझ जाना है त्वरण की बात हो रही है। अब यहां पर जो भी हमारा त्वरण है उसके बारे में दिया है, यदि वस्तु की गति चाल समय के साथ लगातार बढ़ती रहे तब उसे त्वरण कहा जाता है। मान लो कोई वस्तु है, उसकी गति में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, उसकी चाल वेग लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पहले उसका जो वेग है वो था 10 मीटर प्रति सेकंड, उसके बाद कुछ देर बाद हो जाता है 12 मीटर प्रति सेकंड, उसके कुछ देर बाद हो जाता है 14 मीटर प्रति सेकंड। तो क्या हो रहा है, वस्तु की गति में जो भी वस्तु का वेग है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इसमें कहेंगे हम वस्तु क्या कर रही है, वस्तु त्वरण कर रही है। जो त्वरण है उसको इंग्लिश में एक्सेलरेशन कहा जाता है, इसीलिए त्वरण को ए से दर्शाया जाता है। अब त्वरण से संबंधित हमें कुछ बिंदु भी दिए गए हैं, पहले इनको समझ लेते हैं, उसके बाद त्वरण का फॉर्मूला बनाएंगे। तो पहले यहां पर दिया है त्वरण एक सैदिश राशि है। सैदिश राशि का मतलब होता है कि भाई इसमें दिशा हमें दे रखी होती है, ठीक है, दिशा इसमें दी गई होती है। इसके बाद आगे हमसे कहता है कि भाई नेक्स्ट वाला बिंदु त्वरण जमा और घटा में हो सकता है। त्वरण जो है वो हमारा जमा में भी हो सकता है, त्वरण हमारा घटा में भी हो सकता है। अगर हमारा त्वरण जमा में है तो उसे त्वरण ही कहते हैं, लेकिन अगर त्वरण घटा में हो जाए तो क्या कहा जाएगा, इसमें अगले बिंदु में पता चल जाएगा। घटा में त्वरण को मंदन गति कहा जाता है। अगर हमारा त्वरण घटा में है तो उसको मंदन गति भी कह सकते हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। परीक्षाओं में इस तरह से प्रश्न आया है कि अगर त्वरण हमारा घटा में है तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहा जाता है मंदन गति। इसके बाद आगे दिया है इसका एसआई माप, जो भी हमारा त्वरण होता है इसका एसआई माप होता है मीटर बटे में यहां पर सेकंड की पावर 2 रखी जाती है, ठीक है, इसका ये एसआई माप होता है। याद रखना एग्जाम में, परीक्षा में 1 नंबर का प्रश्न यहां से आ सकता है। अब बात करेंगे त्वरण का हम फॉर्मूला कैसे बनाएं। त्वरण के फॉर्मूला बनाने के लिए यहां पर कुछ चीजें पहले से मैं लिख देता हूं आपके लिए। जो भी हमारा प्रारंभिक वेग होता है, पीछे वाले पेजेस पर मैंने आपको बताया था ना, औसत चाल और औसत वेग में मैंने आपको बताया था प्रारंभिक वेग जो है उसको u कहा जाता है, अंतिम वेग जो है उसको v कहा जाता है, और जो भी समय होता है, ठीक है, समय होता है उसको t से दर्शाया जाता है, और जो भी हमारा त्वरण है उसको a से दर्शाया जाता है। अब फॉर्मूले की बात करें तो क्या होता है भाई, एक्सेलरेशन यानी कि a बराबर में हमारा होता है v घटा में u बटे में होता है यहां पर t, यानी कि जो भी हमारा अंतिम वेग होता है उसमें से प्रारंभिक वेग को घटा देंगे और बटे में रख देंगे समय, तो हमें मिल जाएगा एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। अब त्वरण से संबंधित प्रश्न किस तरह के आते हैं ये हमें समझना होगा, अगले पेज पर चलेंगे उसके लिए। और जो हमारा त्वरण है घटा में किस प्रकार से हमें मिलता है, जमा में किस प्रकार से मिलता है, सारी चीजों के लिए हम चलते हैं अगले पेज पर। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है पीछे वाले पेज पर ही मैंने आपको बता दिया था। त्वरण जिसको हम ए से दर्शाते हैं, फॉर्मूला होता है v घटा में u बटे में t, यानी कि अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटाकर समय से भाग दे देंगे तो त्वरण की प्राप्ति हो जाती है। प्रारंभिक वेग होता है हमारा u, अंतिम वेग होता है v और समय होता है t। जो भी यहां पर इस्तेमाल किए गए हैं v u t, उसका अर्थ भी यहां पर लिखा गया है। अब जो भी हमारा त्वरण है वो जमा में भी हो सकता है, घटा में भी हो सकता है। जमा में
त्वरण कब होता है और घटा में त्वरण कब होता है उदाहरण सहित समझने का प्रयास करते हैं। जमा में त्वरण से संबंधित यहां पर हमें दिया है, जब प्रारंभिक वेग अंतिम वेग से कम होता है तो त्वरण जमा में होता है। प्रारंभिक वेग अंतिम वेग से कम हो जाए, यानी कि अंतिम वेग ज्यादा हो। अंतिम वेग को हम किससे दर्शाते हैं भाई? v से। ठीक है, यहां पर मैं लिख लेता हूं। मान लो उदाहरण के तौर पर v हमें यहां पर 50 दिया गया है, ठीक है, और u हमें यहां पर दिया गया है 20। उसके बाद जो समय है वो हमें यहां पर दिया गया है 5 सेकंड का। ठीक है, ये जो v है ये मीटर पर सेकंड में दिया होगा हमें। इसके बाद जो t है वो हमें यहां पर सेकंड में दिया है। हमें यहां पर त्वरण ज्ञात करना हो तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है? a बराबर में v घटा u बटे में t। इस फॉर्मूले में v का मान कितना रखेंगे? v के स्थान पर 5 रख देंगे, 50 रख देंगे, तो यहां पर 50 घटा में u के स्थान पर क्या रख देंगे? 20 रख देंगे, तो यहां पर 20 आ जाएगा। बटे में समय कितना दिया गया है? 5 सेकंड का, तो 50 में से 20 को घटाने पर यहां पर आ जाएगा 30। बटे में यहां पर रखेंगे हम 5। 5 से हम 30 को काटेंगे, कितने पर कटेगा? 6 पर कटेगा। 5 के 30 होता है। अब जो भी हमारा यहां पर a का मान है वो कितना आ गया? 6 आ गया। भाई इसकी इकाई भी हमें लिखनी होगी, SI यूनिट जो होती है, SI यहां पर हमें लिखना होगा। मैंने आपको पीछे वाले पेज पर बताया था, मीटर बटे में सेकंड की पावर 2 होती है। ठीक है, तो ये वेग हमारा कैसे आया है भाई? जमा में आया है। जमा वाले यहां पर त्वरण के बाद अब बात कर लेते हैं घटा में त्वरण किस प्रकार से होता है। तो यहां पर दिया है, जब प्रारंभिक वेग अंतिम वेग से ज्यादा होता है तो त्वरण घटा में होता है। प्रारंभिक वेग ज्यादा हो जाए, अंतिम वेग कम हो जाए तो त्वरण हमें घटा में मिलता है। इसका भी एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लेते हैं हमारा प्रारंभिक वेग जिसको हम u से दर्शाते हैं, ये हमें 100 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है। इसके बाद अंतिम वेग जो है हमारा, जिसको हम v से दर्शाते हैं, ये हमें 60 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है। और जो समय है वो हमें यहां पर दिया गया है 4 सेकंड का। हमें ज्ञात करना है भाई त्वरण कैसे? त्वरण ज्ञात करना होगा तो उसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे, a बराबर में हो जाएगा हमारा v बटे घटा में यहां पर आ जाएगा u बटे में आ जाएगा t। अब मान रख दो, v का मान 60 है तो भाई यहां पर पहले v का मान 60 रख देंगे, u का मान 100 रख देंगे और t का मान यहां पर रख देंगे 4। 60 में से 100 को घटाना है। छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को जब घटाते हैं तो हमें घटा में उत्तर मिलता है। और इनका अंतर कितना है? 60 और 100 का अंतर होता है यहां पर 40 बटे में 4। हमारा ऐसा का ऐसा, नीचे जो 4 दिया गया है उससे ऊपर वाले 40 को काट सकते हैं, 4 धाई 40 हो जाएगा। अब हल करने पर हमें मिलेगा क्या? ये वाला घटा का निशान है और 10 है, तो घटा में 10 यहां पर त्वरण हमें मिल जाएगा। जब भी हमारा प्रारंभिक वेग ज्यादा होता है, अंतिम वेग कम होता है, तो जो त्वरण है वो घटा में हमें मिलता है। आप देख सकते हो यहां पर घटा का 10 हमें मिल गया है। अब इसकी यूनिट जो होती है मीटर बटे में सेकंड की पावर 2, ये भी यहां पर लिख देनी है। तो त्वरण क्या होता है? त्वरण जमा में कब होता है? त्वरण घटा में क्या होता है, कैसे होता है, और त्वरण का जो फॉर्मूला होता है, सारी चीजें हमने समझ ली हैं त्वरण से संबंधित है। अब इस पाठ में ग्राफ भी आते हैं भाई, ग्राफ को ध्यान से समझ लेना, परीक्षाओं में ग्राफ से प्रश्न जरूर आएगा। तो ग्राफ को समझने के लिए चलेंगे अपने अगले पेज पर। गति के ग्राफ की बात कर लेते हैं। गति के ग्राफ दो प्रकार से हमें समझने होंगे। पहला होगा दूरी समय ग्राफ, दूसरा होगा वेग समय ग्राफ। दूरी समय ग्राफ इस वाले पेज पर समझ लेते हैं, वेग समय ग्राफ जो होगा उसके लिए अगले पेज पर हम देख लेंगे। जो भी हमारी दूरी समय ग्राफ है उसके हमें दो ग्राफ समझने हैं। पहला होगा एक समान गति के लिए। देखो एक तरफ हमें दूरी है, एक तरफ समय है, यानी कि ग्राफ की जो हमारी दो रेखाएं हैं, इस पर हमें ये वाली जो रेखा है ये दूरी को दर्शाती है। दूरी को हम किससे दिखाते हैं? दूरी को हम दिखाते हैं एस से दर्शाते हैं, और दूरी हमारी मीटर में दी गई होगी। इसके बाद जो समय है, समय के लिए हमारी लेटी हुई रेखा होगी। समय जो है वो होता है हमारा टी, और ये दिया होगा हमें सेकंड में। अब जो भी हमारी यहां इस ग्राफ पर जो रेखा हमारी बनेगी वो बिल्कुल इस तरह से सीधी रेखा होगी। जो भी हमारी ये रेखा है ये किस चीज को दर्शाएगी? ये v यानी कि चाल को दर्शाती है। अगर ये रेखा बिल्कुल सीधी होती है तो इसको कहते हैं एक समान
गति। बिल्कुल इसी तरह से दूसरे में असमान गति के लिए क्या होगा, जो भी हमारा यहां पर ऊपर वाली रेखा है ये दर्शाएगी हमारे किसको, दूरी यानी कि समय, सॉरी दूरी यानी कि हमारी जो मीटर में दी गई होती है, और दूसरी रेखा समय जो हमारा सेकंड में दिया होता है। ठीक है, बिल्कुल सेम है। एस एम यहां पर आ जाएगा हमारा टाइम, ऊपर वाली रेखा दूरी के लिए, नीचे वाली रेखा समय के लिए। अब यहां पर अगर असमान गति है तो क्या होगा, असमान गति है तो जो रेखा है हमारी वो इस तरह से घुमावदार होगी। सीधी रेखा अगर आ जाती है तो एक समान गति, घुमावदार रेखा अगर आती है तो असमान गति हो जाती है। अब जरूरी नहीं है कि ये जो घुमाव है वो इसी तरह से हो, हमें किसी भी तरह से मिल सकता है, ऐसे भी हमें ये घुमाव मिल सकता है। चाहे घुमाव इस तरह से हो, चाहे घुमाव इस तरह से हो, दोनों हमारी असमान गति ही दर्शाएंगी। अब जो हमारा एक समान गति वाला ग्राफ है, अगर इसमें हमें v का मान ज्ञात करना हो तो कैसे किया जाएगा। इस वाले ग्राफ में भी जो हमारी रेखाएं हैं ये वाली v को दर्शाती हैं। अब पहले वाले ग्राफ में अगर हमें v का मान ज्ञात करना है, मान लो यहां पर मेरा बिंदु a है, यहां पर मेरा बिंदु b है। अगर a से b में मेरा यहां पर जो भी चाल है किसी वस्तु की वो ज्ञात करनी हो तो क्या करेंगे, जो भी मेरा a बिंदु है, a बिंदु से मैं समय वाली रेखा पर और जो भी दूरी वाली रेखा है उस पर इस तरह से लाइन रख दूंगा, बी बिंदु से भी और ए बिंदु से भी। अब यहां पर जो समय वाली हमारी रेखा है टी वाली, इस पर जहां पर भी हमारी रेखाएं टकराएंगी वो हो जाएगा हमारा यहां पर T1 और ये हो जाएगा हमारा T2। इसी तरह से जो यहां पर हमारी दूरी वाली होंगी इस पर ये रेखा टकराएंगी, ये हो जाएगा हमारा S1, ये हो जाएगा हमारा S2। अब जो फॉर्मूला बनेगा उसको ध्यान से समझ लेना। यहां पर चाल का जो फॉर्मूला बनेगा वो हो जाएगा हमारा S2 घटा में S1 बटे में T2 घटा में T1। ये फॉर्मूला याद रखना इंपॉर्टेंट है। ग्राफ से संबंधित जो भी हमारे एक समान गति के दूरी समय ग्राफ वाले क्वेश्चंस आएंगे उन पे ये फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करके जो भी प्रश्न होंगे उनका हल ज्ञात करना होगा। दो फॉर्मूले, दो ग्राफ हमने यहां पर समझ लिए हैं दूरी समय ग्राफ के एक समान गति और असमान गति के लिए। अभी दो ग्राफ और समझने हैं हमें वेग समय ग्राफ के, उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। गति के ग्राफ में दूसरा जो ग्राफ है उसमें बात करेंगे वेग समय ग्राफ की। इसमें भी हमारे पास दो ग्राफ होंगे, एक समान गति और असमान गति के लिए। अब जो भी वेग है उसको हम दर्शाते हैं v से, ये हमें दिया होता है मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, और जो भी हमारा समय है उसको हम t से ही दर्शाते हैं जो सेकंड में हमें दिया होता है। यहां पर हमारा वेग आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड में और यहां पर हमारा समय आ जाएगा टी में। अब यहां पर ध्यान से समझना, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताने वाला हूं। जो भी एक समान गति के लिए हमारा वेग समय ग्राफ होगा उस ग्राफ की जो रेखा है वो किस तरह से आएगी, वो इस तरह से लेटी हुई रेखा आएगी। ठीक है, ये बिल्कुल सीधी होगी रेखा, ना ऊपर की तरफ जाएगी ना नीचे की तरफ आएगी। जो भी हमारे यहां पर जो शून्य से लेकर टी तक हमारी लाइन है इसके समांतर ये होती है, इसे एक समान गति कहा जाता है वेग समय ग्राफ पर। अब मान लो मुझे यहां पर s का मान ज्ञात करना है, s यानी कि दूरी ज्ञात करनी है। अगर एक समान गति है वेग समय ग्राफ पर तो जो भी मेरा यहां पर बिंदु है, मान लो यहां पर मैं इस तरह से बिंदु बना देता हूं, ये मेरा बिंदु हो गया A B C D। अगर मैं यहां पर A से C तक समय में, सॉरी A से B तक समय में वस्तु ने कितनी दूरी तय की है ये मुझे ज्ञात करना है, तो वो ज्ञात कर सकता हूं मैं इस वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करके। क्षेत्रफल, ठीक है, इस वाले भाग जो भी मैंने येलो कलर से शेड किया है इसका क्षेत्रफल मुझे ज्ञात करना होगा। तो जो भी हमारा वेग समय ग्राफ होता है एक समान गति के लिए, अगर मैं यहां पर क्षेत्रफल ज्ञात करूंगा तो उससे मुझे S का मान मिल जाएगा। इसके सामने लिख देता हूं क्षेत्रफल ABCD S यानी कि दूरी हमें इससे मिल जाएगी। आप कहोगे कि जो भी हमारी ये रेखा है ये क्या दर्शाएगी भाई, जो भी यहां पर ये रेखा है ना ये हमें दर्शाती है त्वरण को, यानी कि वेग समय ग्राफ पर जो भी हमारी रेखा होती है वो त्वरण को दर्शाती है। अब असमान गति के लिए किस तरह से होगा हमारा त्वरण, असमान गति के लिए बिल्कुल इस तरह से एक सीधी रेखा आएगी और ये भी रेखा हमारी त्वरण को दर्शाएगी। वेग समय ग्राफ पर जो भी हमारी रेखा होगी वो त्वरण को ही दर्शाती है। इन बातों का आपने ध्यान रखना है। एक समान गति के लिए जो त्वरण की रेखा है वो लेटी हुई होगी और असमान गति के लिए ये बिल्कुल सीधी
हो जाती है। जो भी हमारे इस गति वाले पाठ में ग्राफ थे, सभी ग्राफों को हमने डिस्कस कर लिया है। अब पाठ का आखिरी विषय आ जाता है जिसमें हम पढ़ेंगे गति की इक्वेशंस को। उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। अब जो पाठ का सबसे महत्वपूर्ण विषय है उसकी बात कर लेते हैं, गति के समीकरण यानी कि गति की इक्वेशन। कुल 3 इक्वेशन होती हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हीं इक्वेशंस से कई सारे हमारे न्यूमेरिकल हल होंगे। तो जो सबसे पहली यहां पर है, ठीक है, ये यहां पर सबसे ऊपर दी गई है, इसे गति की पहला समीकरण कहा जाता है। इसमें गति का पहला समीकरण जो भी है इसको वेग समय संबंध से भी दर्शाया जाता है। ठीक है, गति का जो भी पहला समीकरण है उसमें वेग समय संबंध को दर्शाया गया है। इसके बाद जो भी दूसरा हमारा यहां पर समीकरण दिया गया है इसे गति का दूसरा समीकरण कहा जाता है। यह है s बराबर में ut जमा में 1/2 at की पावर 2। जो भी हमारा दूसरा समीकरण है ये समय और स्थिति के संबंध को दर्शाता है। इसके बाद हमारे पास तीसरा आ जाता है, इसमें 2as बराबर में v की पावर 2 घटा में u की पावर 2 दी गई है। ये हमारा गति का तीसरा समीकरण है। गति का तीसरा समीकरण हमें वेग स्थिति संबंध को दर्शाता है। जो भी हमारे ये 3 फॉर्मूले हैं, 3 समीकरण है, ये तो आपको याद करने ही हैं। पहला समीकरण किस संबंध को दर्शाता है, दूसरा किस संबंध को दर्शाता है और तीसरा किस संबंध को दर्शाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप इस चीज को लेकर कंफ्यूज हैं कि यहां पर v क्या है, u क्या है, a क्या है, t क्या है, s क्या है, तो देखो a से हमारा त्वरण होता है, मैंने सारी चीजें आपको बताई हैं, फिर से बता देता हूं। s जो है वो दूरी को दर्शाता है, v से अंतिम वेग या फिर अंतिम चाल होती है, u से हमारा प्रारंभिक वेग या फिर प्रारंभिक चाल होती है, t जो है वो समय को दर्शाता है। तो जो भी हमारे ये 3 समीकरण है इनको अच्छी तरह से याद कर लो और इनको क्या कहा जाता है, किस संबंध को ये दर्शाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। न्यूमेरिकल्स वाली वीडियो होगी जो, उसमें इन तीनों समीकरणों का यूज किया जाएगा समीकरणों को हल करने के लिए। अगर समीकरण वाली वीडियो देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, देख लेना और अच्छी तरह से समझ लेना। अभी हमारा पाठ का एक छोटा सा विषय और बचता है, उसके लिए आ गए हैं हम अगले पेज पर। पाठ के आखिरी में हमें दिया है एक समान वृत्तीय गति। वृत्तीय गति क्या होता है, जैसे घड़ी की सुइयां गोल गोल घूमती हैं, वृत्त में घूमती हैं, सर्किल में घूमती हैं, तो उसको वृत्तीय गति कहा जाता है। अब यहां पर क्या दिया गया है, यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान गति से विचरण करती है तो ऐसी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। बहुत आसान सी परिभाषा है, गोल गोल जो घूमती है, वृत्तीय क्षेत्र, वृत्तीय जो पथ है उस पर घूमती है, उसको वृत्तीय गति हम कहते हैं। अब यहां पर इसका फॉर्मूला बनेगा, अगर हमें कोई भी वस्तु है इस वृत्तीय पथ पर घूमती है, अगर हमें दूरी ज्ञात करनी हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। देखो बीच में यहां पर O होता है, इसका यहां पर रेडियस होता है, ठीक है, रेडियस यानी कि त्रिज्या इसकी होती है। अगर हमें ज्ञात करना है कि भाई कोई वस्तु इस A बिंदु से ऐसे घूमकर वापस इसी A बिंदु पर आ गई है, घूमकर पूरा चक्कर लगाकर, तो उसने कितनी दूरी तय की। दूरी को हम किससे दर्शाते हैं भाई, S से दर्शाते हैं। आपको पता है ना, जो वृत्त का परिमाप है, चारों तरफ का माप है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला हो जाता है 2πr। ठीक है, तो जो भी वृत्तीय पथ पर कोई वस्तु विचरण करती है उसकी दूरी इस वाले फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं, और पाई का जो मान है वो हो जाता है 22/7। अगर हमें चाल ज्ञात करनी हो तो क्या होगा, v बराबर, v से हम दर्शाते हैं चाल को, v का मान ज्ञात करना हो तो v होता है हमारा दूरी बटे में समय यानी कि s बटे में t। s का मान कितना है, 2πr है, बटे में t आ जाएगा। यहां पर वृत्त के हमारे 2 फॉर्मूले बन गए हैं, तो ये दोनों फॉर्मूले भी आप याद रखना, यहां से भी 1 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में कई बार बनता रहा है। सो इसी एक समान वृत्तीय गति के साथ जो पाठ गति है, वन शॉट वीडियो में हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करूंगा जो भी विषय मैंने आपको बताए हैं सभी के सभी विषय आपको समझ आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, जो भी आपकी कक्षा में साथी पढ़ते हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। जितने भी नए विद्यार्थी आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। MKR पर गणित की, विज्ञान की, हिंदी माध्यम वाली वीडियोस इसी तरह से आती रहेंगी। इसके अलावा जो भी हमारी साइंस की किताब है या फिर इसी पार्ट के न्यूमेरिकल हैं, ठीक है, अन्य पार्ट या फिर इसी पार्ट के जो भी क्वेश्चन आंसर हैं, न्यूमेरिकल हैं, उनकी अलग से वीडियो बनाई गई है। सभी वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, सभी को देखना, अच्छी तरह से समझना, और अकेले अकेले नहीं देखना है, अपने सहपाठियों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर देना है। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे इसी तरह की अगली
वीडियो में।